एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज का हमारी जो टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है। और सबसे पहले चूँकि आज एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि आज एक बड़ी मुद्दा बन चुकी है, चाहे आप पाकिस्तान में हाल ही में जो भयंकर बाढ़ है उसको ले लें या भारत में जो उत्तराखंड है वो हर साल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती है और बिहार में हम हर साल बाढ़ की सामना करते हैं और पिछले साल से कुछ ज़्यादा मजबूत बाढ़ की सामना करते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज पर्यावरण की रक्षा करना कितनी ज़रूरी हो चुकी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा आजकल। इसका मेन रीज़न हम लोग कह सकते हैं पर्यावरण। आजकल लोग पर्यावरण पर कम ध्यान दे रहा है, जैसे कि पॉल्यूशन की समस्या ज़्यादातर आजकल देखने को मिल रही है। जैसे कि बहुत चीज़ों का ऐसे यूज हो रहा है, केमिकल्स आ रहा है, सारे चीज़ में केमिकल्स देख सकते हैं। खेती में भी यहाँ तक कि केमिकल्स का यूज हो रहा है और प्लास्टिक का भी यूज तो हो ही रहा है। इसलिए हमको लग रहा है इसी के कारण हो सकता है। एक सवाल आती है जब हम बातें करते हैं पर्यावरण के प्रति, हमारे स्कूलों में इस पर किताब बुक्स है, चैप्टर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं एक थ्योरी तक सीमित हो जाती है, उसको प्रैक्टिकल अपने लाइफ में नहीं उतार पाते हैं। हम बच्चों को कैसे पर्यावरण के प्रति शिक्षित करें, कैसे उनको जागरूक करें ताकि वो इसके महत्व को समझ सके। पर्यावरण संरक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ तक कि हमारे स्कूलों में भी पर्यावरण के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हमारे स्कूल में भी पेड़ पौधों को लगाया जाता है, क्योंकि इन पोल्यूशन में बहुत से बच्चे हैं कि जानते हैं कि पेड़ पौधे लगाने से ज़्यादातर पोल्यूशन नहीं होता है और हमारी सरकार भी इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि रोड के साइड पर पेड़ लगाना, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा है और इससे पोल्यूशन भी कम होगा। निश्चित रूप से जैसे आपके फ्रेंड बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब तक हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे, उसके बारे में हम जानेंगे नहीं, हम ये समझ नहीं पाएंगे कि आगे हमें क्या क्या सामना करने पड़ सकती है। और क्या देख रहे हैं भविष्य अगर इस प्रकार से हमारे चूँकि हज़ारों करोड़ रुपया हर साल बर्बाद होते हैं प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो क्या लग रहा है, क्या अंतर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में अगर इस प्रकार से हम लोग पर्यावरण को संरक्षित नहीं करते हैं? तो अगर हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो धन मानव बहुत नुकसान हो सकता है और इसका मेन रीज़न है पॉल्यूशन। इंक्रीज डे बाई डे हो रहा है और बहुत सारी बीमारियां भी इससे उत्पन्न हो रही हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, पेड़ पौधे भी कट हो रहे हैं। तो मेन रीज़न यही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं उस अनुपात में हम लगा नहीं रहे और कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली भी इसके लिए जिम्मेवार है। किस तरह से देख रही है और इस जीवन शैली में अगर एक पहलू को लिया जाए तो एक बड़ी जनसंख्या भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सबसे बड़ी जिम्मेवार है। जनसंख्या को किस स्तर पर देख रहे हैं, जिसके क्या आपको मान रहे हैं कि बड़ी जनसंख्या पर्यावरण के लिए नुकसान है? ये तो मतलब बड़ी जनसंख्या पर्यावरण के लिए नुकसान है, लेकिन सिर्फ जनसंख्या ही नहीं है इसका मेन रीज़न। इसके पीछे टेक्नोलॉजी भी है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पहले लोग 10 कदम जाना होता तो लोग पैदल चल जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में जिसको देखे वो बाइक से ही जाएगा। भले पेट्रोल कितना ही महंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उससे जाएगा। तो वो जो जितना भी व्हीकल्स है वो तो रिड्यूस करता है गैस, इसी कारण हमारे पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हमने एक लाइफ स्टाइल की बात ली कि हमारी लाइफ स्टाइल किस तरह से प्रभावित कर रही है। जैसे हमारी लाइफ स्टाइल में आपकी फ्रेंड बता रही है कि थोड़ा दूरी के लिए भी हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के लिए, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, जो इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब ई कचरा के रूप में हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सारी चीज़ों के लिए। और क्यों आखिर हम अपनी लाइफ स्टाइल को नेचुरल नहीं रखना चाहते कि हम नेचर के साथ चले? सभी लोगों का अपना एक जीवन जीने का अलग तरीका है। सब कोई चाहता है कि हम आने वाले कल के अनुसार चलें, लेकिन कोई ऐसा नहीं चाहता कि जो हमारे हिस्ट्री में जो हुआ है वैसा कुछ हो। पेड़ आजकल बहुत कम हो रहे हैं, इसका कारण भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग बस चाहते हैं कि लकड़ी से बनी वस्तु हमें मिलते रहें, लेकिन कोई नहीं चाहता कि हम पेड़ लगाएं और प्राकृतिक रूप से पेड़ उगाएं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चाहते हैं सब लोग कि लकड़ी तो मिले, लेकिन उसका हम इस्तेमाल, उसके बदले हम दूसरा पेड़ नहीं लगाना चाहते। एक महत्वपूर्ण सवाल आती है, सबसे बड़ी समस्या हम प्राकृतिक रूप से साक्षर नहीं है। हमारे स्कूलों में पढ़ाई तो जाती है कि हाँ इसका ये महत्व है, ये महत्व है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नागरिक है, वो प्राकृतिक रूप से साक्षर क्यों नहीं, प्राकृतिक रूप से जागरूक क्यों नहीं है? अगर हम बात करें आज के ज़माने में, तो आज के ज़माने में हम देख सकते हैं, अगर हम कहीं भी प्रोग्राम या कोई भी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग गिफ्ट की जगह पेड़ पौधा दे रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से मतलब बहुत से लोग। लेकिन आपको नहीं लगे काफ़ी छोटे स्तर पे है कि जैसे शादियों में जाना और गिफ्ट के तौर पर पेड़ पौधों को देना, और
ये काफ़ी मतलब एक दो इक्का दुक्का लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर ये पूरी समाज करे तब कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। जैसे बहुत प्रभाव पड़ेगा, अगर ऐसा बहुत लोग करें तो शायद हम लोग पर्यावरण संरक्षण को सुधार सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से अगर हम पर्यावरण संरक्षण सुधार देते हैं तो हम इससे हम लोग अपना मतलब लाइफ को बहुत अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं भविष्य अच्छी हो सकती है। और आने वाला भविष्य अगर देखा जाए, जिस तरह से हर साल हम बाढ़ की सामना करें, अभी हाल ही में सीरिया और तुर्की में भूकंप आई और जो जिस तरह नुकसान हुआ है, कैजुअलिटीज हुई है, 45,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। और ख़ासकर अगर वैसी स्थिति इंडिया में तो और ज़्यादा नुकसान होती है, क्योंकि हमारे पास कोई भी अर्बन प्लानिंग नहीं कि हमें घर कैसे बनाना है, किस प्रकार की बनानी है। ये चीज़ों को आप किस तौर पे देख रहे हैं, क्यों नहीं इसके लिए भी हमें जागरूक किया जाता है? पैडन प्लीज़। इस प्रकार के जैसे भूकंप के प्रति और प्रदूषण के प्रति जो हमारे आसपास है, ये सारी समस्याओं को हम लोग क्यों नहीं बच्चों के स्तर पे जागरूक करते हैं, ताकि बच्चे भी जागरूक हो? I think we can see people do not want to see what's the main problem. They want us like आपके नज़र में क्या मेन प्रॉब्लम है? I think modernization can be also maybe a reason. कैसे मतलब कैसा लगता है कि आधुनिकीकरण भी एक इसके लिए जिम्मेवार है? Yeah, we can see many people see the houses of other people and they suppose that my house will be best than their house. And another is that it's like many types of cosmetic creams has invent and many people use it, and also many girls then we can say it is the result of modernization. कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस तरह से हम आधुनिक काल में आते जा रहे हैं, ये भी एक प्रदूषण की बड़ी वजह है। और सवाल एक महत्वपूर्ण है कि हमारे पास ले दे के 1% पानी है जो तालाब के रूप में है, नदी के रूप में है, और जिसका यूज़ किया जा सकता है। उसमें भी बहुत कम हमारे लिए जो बचा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे देश अभी है और अपने ही इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पानी की कमी की सामना कर रहे हैं। और जहाँ पे पानी भरपूर है वहाँ पे महत्व लोग नहीं समझ रहे। आप इसको किस तौर से देख रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ के लोग जो है पानी के महत्व को समझ रहे हैं? क्योंकि जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे लोगों को लगता है कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पर पानी की कोई कमी ही नहीं, और यहाँ के लोग हैं जो पानी की कदर ही नहीं करते हैं। लेकिन पानी बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि बिना पानी के कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पानी। और यहाँ पर जैसे कि हम बात करें गंगा नदी की, तो उसमें भी बहुत से लोग उसको गंदा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि उसको गंदा करने का नतीजा क्या होगा। तो ये बहुत ही गलत है हमारे कंट्री के लिए और हमारे लिए भी। कहीं ना कहीं काफ़ी एक मुश्किल है। और एक सवाल आते हैं यहाँ पे, गर्मी की सीज़न आ रही है, निश्चित रूप से सुखाड़ होने वाली, बहुत सारे क्षेत्रों में सुखाड़ होने वाली है और लोग पानी के लिए तरसने वाले हैं, और ये समस्याएं हर साल होती। आपको क्या लगता है इसका परमानेंट निदान क्या हो सकती है? पैडन प्लीज। एक अस्थायी निदान क्या हो सकता है कि पानी की कमी ना हो? जैसे एक सवाल उनका आया था कि आधुनिकीकरण इसके लिए जिम्मेवार है। हम जितने भी तालाब हैं उसको भर कर घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कहीं पानी के स्टोर करने की क्षमता नहीं हो रही है। हम इस प्रकार से क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ज़्यादा हम लोग पानी व्यतीत नहीं करेंगे तो पानी नहीं तो कैसे आप वाटर एजुकेशन कैसे दीजिएगा बच्चों को? जल की शिक्षा कैसे दीजिएगा? उनको समझाएंगे जैसे कि ज़्यादा पानी ख़त्म नहीं करना चाहिए और अच्छे काम में यूज करना चाहिए पानी। जैसे पेड़ आप कैसे यूज करते हैं अपने पानी के? जैसे सपोज दैट आपके पास जो पानी है आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? घर के काम के लिए, पेड़ पौधों में, यही सब के लिए। कैसे सपोज दैट जो आपके पास उपलब्ध पानी है, जैसे आपके पास 50 लीटर पानी है, तो उसको आप कैसे यूज करते हैं? किस प्रकार से यूज करते हैं कि उस पानी का 2-3 प्रकार से यूज किया जा सके? जैसे घर के कामों में, वो तो हो गया, एक काम हो गया। पेड़ पौधों में उसको कैसे आप अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाई हैं? हाँ, लगाएं। तो जो आप जो घर का पानी यूज करते हो पेड़ पौधों में छोड़ देती हैं? हाँ। इस प्रकार से कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी चूँकि इसके पहले जब हम शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल हालात है गाँव के मुकाबले, क्योंकि गाँव में तो पेड़ पौधे देखने के लिए मिल जाते हैं। शहरों में तो और ज़्यादा, अभी गर्मी आ रही है, अंतर देखना हो तो टेम्परेचर में अंतर देखा जा सकता है। गांव में थोड़ी सी कम होती है, शहरों में और ज़्यादा हो जाती है। और जैसे जैसे अभी हाल ही में एक रिसर्च है कि अगर 1% अगर और टेम्परेचर बढ़ते तो गोवा डूब जाएगा। इसको आप ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको?
पहले देखा जाए तो जहाँ तक जैसे कि आप पहले पूछे हैं कि पानी सेव करने के लिए, अगर हम लोग चाहते हैं वास्तव में पानी सेव करें तो उसके लिए पहले जैसे कि हमारे देहात में देखा जाता है लोग कपड़ा धोने के लिए बहुत सारे पानी नुकसान करते हैं उसके वजह से। अगर उनको धोना ही है तो वैसे कपड़ा धो के उसी पानी से वो चाहे तो पोछा लगा सकते हैं और उसी पानी को फिर पौधा में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ लोग नहीं करते क्योंकि होता है यहाँ ये है कि जिस चीज़ का ज़्यादा वैल्यू, जो चीज़ ज़्यादा रहता है वहाँ लोग वैल्यू नहीं देते उसका। तो ऐसा देखा जाए जैसे कि अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, तो इस पर मैं बोलना चाहती हूँ कि शहर में इसका मेन कारण है जैसे कि सारे लोग देहात में भी देखा जाए, सिर्फ शहर में ही नहीं देहात में भी देखा जाए तो लोग पेड़ काट के वहाँ पे घर बना रहे हैं अपने रहने के लिए। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि लकड़ी नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो हम कहाँ से अपना जीवन सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। निश्चित रूप से एक सवाल आपने पॉइंट बड़े अच्छा उठाया कि आजकल आप देख सकते हैं आप लोग खेतों में भी घर बना रहे हैं, जिस पे पहले फसलें उगाई जाती थी वहाँ पे घर बना रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जनसंख्या बढ़ रही है वो जनसंख्या खेतों को कवर कर रही है। आपको नहीं लगता कि इसके वजह से भविष्य में अनाज की भी कमी होने वाली है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारा जनसंख्या दिन पर दिन वृद्धि करते जा रहा है, लेकिन जो ज़मीन की समस्या वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो यही एक कारण है जिसके कारण खेतों पे भी लोग अपना घर बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा प्रभाव कृषि पे भी पड़ता है, क्योंकि अधिकतर जगह खेती जहाँ होती है अगर वहाँ पे घर बन जाएंगे तो खेती के लिए एक बहुत बड़ा समस्या हो जाएगी। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसी कोई समस्या उत्पन्न न हो, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है लोगों को इस समस्या का भी सामना करना ही पड़ रहा है। निश्चित रूप से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके एक सामना करना ही पड़ रहा है। और अब आते एक मेन पॉइंट, इसके निदान क्या है? अगर आपके नज़र में कहा जाए कि आप अगर क्या इसके उपाय हो सकते हैं ताकि हम इसको रोका जा सके और कहीं ना कहीं एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जा सके? पार्डन प्लीज। और क्या इसका निदान है ताकि हम प्रदूषण को रोक सके, पर्यावरण के संरक्षण किया जा सके? इसके लिए आपके नज़र में कौन सा उपाय किया जाए? Sir, I want to speak in English. Yeah. So there are lots of solutions for stopping pollution. Like we can say that we should not waste more water. We should use water mostly on the work, according to the work. Because if you waste water, then we can also face the problem of. But you know that this is the biggest problem in our society. हम हमेशा अखबारों में पढ़ते हैं कि केवल पानी की खोज के लिए वैज्ञानिक अरबों रुपए खर्च करें, चाहे वो मंगल ग्रह पे हो चाहे चंद्रमा पे हो। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद why we are not aware about it? So we can't say it because many people they can't understand this type of problem. Only some people understand this type of problem, and we can say that there are some people use water properly, not many people, and so because of it many people have to face a lots of problem. Absolutely. और आपको नहीं लग रहा है कि दूसरे की लापरवाही की कीमत दूसरे को ही चुकाते हैं? Yeah, I think you're absolutely right, because many times many people as we can see in our society, some people use water, as my friend had told already, that only some people use water properly, not all people. Because of this, all people have to face this problem, because all people live in this same planet. So all people have to face in these types of problem. And if we talk about food problem, then also I think in future we will have to face the problem of food, because people build their houses in farmland, because the main reason is that overpopulation of our country. So we should try to control our population through many types of planning of our government, and we should support our government, then we can also solve these types of problem. एब्सोल्युटली यू आर राइट कि जब तक हम जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं करते शायद हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको लग रहा है केवल एक जनसंख्या इसके लिए कारक है? आपको नहीं लग रहा है कि आज आप देख सकते हैं कि अगर कचरे की बात करें तो हम कुछ भी खाते हैं कहीं भी फेंक देते हैं, पानी में कचरे को फेंक देते हैं, और हमें कोई डिसिप्लिन नहीं है अपने पर्यावरण के प्रति। हम डिसिप्लिन क्यों नहीं है हमारे पास? हाँ, ये सही है कि हमारे पास उतना डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मार्केट में भी हम लोग जैसे देखते हैं कि लोग गोलगप्पा है वहाँ पे खाते हैं और वहीं पे फेंक देते हैं, जो कि ये भी रीज़न है हमारी पॉल्यूशन बढ़ने की। और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि इन इंडिया बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है
और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं बढ़ाना चाहिए। तो सवाल ये है कि ठीक है, पॉल्यूशन नहीं बढ़ाना चाहिए, और इसको कैसे जागरूक किया जा सकता है समाज में? इसको चूँकि अभी भी बहुत सारे ऐसी जनसंख्या है जिनको लगता है कि पानी की कमी नहीं है, जिनको लगता है ये सरकार का काम है, चिप्स आप खाइए, कुरकुरे आप खाइए, सरकार उसकी आके सफाई करे। इस भावना को कैसे बदला जा सकता है कि सारे काम सरकार नहीं करे, कुछ काम हमें भी करना पड़ेगा? सरकार बहुत सारे योजना हम लोग के लिए निकाले हैं, जैसे स्वच्छता अभियान। अभी फ़िलहाल में ही नगर निगम का काम चल रहा है और रोड भी बन रहा है। बहुत सारी चीज़ सरकार हम लोगों के लिए कर रहा है, बट हम लोग स्वच्छता पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और अपने गांव को और शहर को पोल्यूशन से पूरा ऐसी कर देते हैं। सवाल है कि इसके पर्यावरण के प्रति एक आम नागरिक की क्या जिम्मेवारी है? एक आम आदमी की क्या जिम्मेवारी है? वो साफ़ सफाई रखे जहाँ रहे वहाँ, और घर के आसपास भी, और रोड पे कचरा का डब्बा रखना चाहिए हर जगह। और कितने कोई होता है जो कि बस कहीं नहीं, उनको लगता है कि जहाँ मन कर फैला दिए, सरकार का हमें आके सफाई करें। निश्चित रूप से और हम इस जीवन शैली को कैसे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देते हैं कि लंदन इतनी साफ़ सुथरा है, अमेरिका न्यूयॉर्क कितना साफ़ सुथरा है, हम क्यों नहीं समझते कि वहाँ की जनता जो है, आम आदमी जो है वो ठीक है, इसलिए लंदन सही है, ना कि सरकार की वजह से सही है। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे रहते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं, अपने घर के आसपास ज़रूर देखते हैं ये चीज़। कचरा अगर देखा जाए तो सारे घर के लोग साफ करके घर के आगे फेंक देते हैं, जिसके कारण इतना सारा पोल्यूशन फैलता है। और वो सिर्फ इंसान को ही नहीं इफेक्ट करता, जानवर को भी इफेक्ट करता है। बिकॉज जैसे कि प्लास्टिक में लोग खाने वाली चीज़ भर के रख देते हैं और उस पर फेंक देते हैं, जानवर आता है उसको फाड़ के खाता है, और उसके साथ साथ वो प्लास्टिक भी खाता है, जिसके कारण ये सिर्फ उन्हीं लोग पे नहीं, हम लोग पे भी पड़ता है प्रभाव इसका। तो ये तो हम लोग की जिम्मेवारी है ना, कैसे हम लोग इसको लेके चलते हैं। पेड़ पौधे सिर्फ काटते हैं हम लोग, लगाते नहीं है कुछ। लगाना भी, जितना काटना जरूरी है उतना लगाना भी जरूरी है। जैसे कि आपके फ्रेंड बता रहे हैं कि हमारी लापरवाही की कीमत केवल हम ही नहीं चुका रहे, जानवर भी चुकाने पड़ रहे हैं। वो किसी ना किसी रूप में वो प्लास्टिक कभी खा जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और हमारी ख़राब लाइफस्टाइल के लिए और एक तो हम आदमी को दुख तो देते हैं, जो बाकी के जो दूसरे इकोसिस्टम में जो जानवर, दूसरे प्राणी रहते हैं, जैसे यहाँ से गिद्ध समाप्त हो गए, गौरैया समाप्त होने की कगार पे आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे चिड़िया है जो समाप्त होने की कगार पे आ रहे हैं, और कितना हमें कीमत चुकानी पड़ेगी? इसका एक ही कारण है, जो नागरिक हैं वो जागरूक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि भारत में भी कई ऐसे नियम सरकार द्वारा चलाई गई हैं जिसमें साफ़ सफाई के साथ साथ पशु संरक्षण भी आता है। यही एक जरिया है जो घटती जनसंख्या है पशुओं की, पक्षियों की, इसको कम की जा सकती है। अगर हम भारत में बात करें तो इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ सरकार ही है, ये ऐसा सिर्फ उन नागरिकों के द्वारा हुआ है। क्योंकि अगर नागरिक ही जागरूक नहीं होगी तो सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार कोई नियम बना भी देते हैं तो जब तक उसका पालन नागरिक नहीं करेंगे, जब तक कोई भी चीज़ कैसे सफल होगा? निश्चित रूप से बेहतरीन। अगर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, तो वहाँ पे केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आम पब्लिक वहाँ पे अपनी बड़ी भूमिका निभाती है, जिसकी वजह से इंदौर कहीं ना कहीं बहुत ही स्वच्छ शहर है। और केवल हम सरकार के जिम्मे रहते हैं तो शायद केवल सरकारी कीमत नहीं चुकाएगी, पर्यावरण संरक्षण के, पर्यावरण प्रदूषण के सब लोगों को कीमत चुकानी पड़ सकती है। चाहे हम बिहार में बाढ़ के रूप में देखें, उत्तराखंड में बाढ़ के रूप में देखें, बादल फटने के रूप में देखें, आप बाकी दूसरे राज्यों में इस प्रकार की संभावनाओं को देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने अपने विचारों को रखे और बेहतरीन विचार आपने रखे, और एक कोशिश किया जाए कि भविष्य में इसके प्रति जागरूक हो, स्कूल के बच्चे जागरूक हो, कोचिंग के बच्चे जागरूक हो, कॉलेज के बच्चे जागरूक हो, ऐसे प्रयास करना चाहिए। और आप लोगों ने अपने विचारों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।